पंजाब सरकार की तरफ से मिशन रोजगार जारी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज मोहाली में आयोजित एक विशेष समारोह में शामिल होंगे और कई विभागों में चयनित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। समारोह में बड़ी संख्या में चयनित उम्मीदवारों के साथ उनके परिजन भी शामिल होंगे। सीएम मान के अलावा कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के पंजाब मॉडल की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही उन सभी नीतियों को गोवा में भी लागू करने की बात कही। इस दौरान सीएम मान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार विपक्षी दलों की सरकारों के मुकाबले बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। साथ ही सीएम मान ने गोवा के स्थानीय मुद्दों पर बात की। पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पार्टी का विजन को लोगों पर पहुंचाने का काम किया। उन्होंने लोगों को आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती के मौके पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से विशेष उपराले किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान छात्रों को स्कॉलरशिप के प्रशंसा पत्र देने भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 18 फरवरी तक सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि 7 करोड़ से ज्यादा के बजट वाले इस अभियान में बुजुर्गों को मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन और समेत कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन, सीनियर सिटीजन कार्ड और कानूनी सहायता जैसी सेवाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। पंजाब में गैंगस्टर के खिलाफ चलाई जा रही गैंगस्टरवार मुहिम लगातार जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को मोहाली में पंजाब पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। ये कार्रवाई पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग की। इस मौके पर डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह विशेष चेकिंग ऑपरेशन प्रहार के तहत अंजाम दी गई है। फरीदकोट में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमा पर से हो रही तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। टीम ने फाजिलका के तेजा रुहेला गांव में स्थित बीओपी GG3 पर कार्रवाई के दौरान 2 किलो से ज्यादा हेरोइन, 21 अत्याधुनिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए सीआई गुरसेवक सिंह बराड़ ने कहा कि पाकिस्तानी तस्कर रात के अंधेर और घने कोहरे का फायदा उठाकर हथियार और नशे की खेप भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने सतर्कता बरतते हुए तस्करों पर फायरिंग करते हुए संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। 328 पावन स्वरूपों की जांच को लेकर पटियाला के एसपी गुरबंश सिंह बैंस के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी एक बार फिर चंडीगढ़ स्थित एसजीपीसी दफ्तर पूछताछ और रिकॉर्ड लेने पहुंचे। इस दौरान एसआईटी ने बताया कि 13 जनवरी को एसजीपीसी से रिकॉर्ड की मांग की गई थी और आज कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इन रिकॉर्ड का अब एनालाइज किया जाएगा। पंजाब में गैंगस्टरवार मुहिम के तहत लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच फिरोजपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया कि अपराधियों के पास से 6 पिस्तौल, 7 मैगजीन और कई कारतूस बरामद किए गए। उन्होंने कहा सीआईए ने पहले अपराधी जसविंदर सिंह को 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब सरकार का गैंगस्टरवार अभियान लगातार जारी। इसके तहत जालंधर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 अवैध पिस्तौल बरामद की गई। एडीसीपी जयंतपुरी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नालागढ़ पुलिस स्टेशन विस्फोट मामले की जांच में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली। डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नवाज शहर से पाकिस्तानी एसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान शमशेर सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है, जो नवाज शहर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के पास एक आईडी भी बरामद की गई। उन्होंने लिखा कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी बीकेआई सरगना हरविंदर रिंदा के करीबी सहयोगियों के निर्देशों पर काम कर रहे थे।
पंजाब में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए जारी सख्त गाइडलाइंस के तहत रोपड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी मनिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस और माइनिंग विभाग की टीमों ने जिले में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र में सतलुज नदी किनारे गांव अगमपुर से अवैध माइनिंग में लगी 4 पोकलेन मशीनें जब्त की गई। वहीं नूरपुर बेदी क्षेत्र के स्वा नदी इलाके से एक और पोकलेन मशीन को सीज किया गया है। फरीदकोट में स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कैटरिंग का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। फैक्ट्री से भारी मात्रा में तैयार किए जा रहे गोलगप्पे का सांभर समेत अन्य खाद्य पदार्थों को जब्त किया गया। इस मौके पर फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया कि मौके से बरामद हुए इन खाद्य पदार्थों में साफ सफाई की भारी कमी पाई गई है। फिलहाल इन खाद्य पदार्थों के सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो विधायक अर्जुन सिंह चौटाला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के लिए नहीं लड़ सकती और विधानसभा में उनके विधायक गायब रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में लोगों को धोखा मिला, इसलिए अब लोग इनेलो की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो का काफिला बढ़ रहा है। फरीदाबाद में साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदेश में बैठे एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया। साइबर ठग के पास से 49,50,000 रुपए का साइबर फ्रॉड की राशि बरामद की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। आरोपी की पिछले काफी समय से तलाश की जा रही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण और 2 मिनट के मौन से होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांधी जी के जीवन और उनके योगदान पर अपने विचार साझा करेंगे। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार शीर्ष अदालत के आदेश का पूरे तरीके से पालन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के इस फैसले पर किसी भी तरह की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं और जो भी वैधानिक निर्देश दिए गए हैं उन्हें लागू किया जाएगा। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मेरठ की मवाना तहसील में कुल 99 परिवारों को दोबारा बसाया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया तय कर दी है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चले कार्यक्रमों का समापन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेरेमनी में मौजूद रही। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। दिल्ली के उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा समेत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई यमुना पार विकास बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक में क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दी गई है। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य रूप से सड़कों के सुदृढ़ीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस भारी भरकम राशि का बड़ा हिस्सा यमुना पार की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली के उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा आज पानी के बकाया बिलों पर लगने वाले जुर्माने और सरचार्ज की माफी योजना को आगे बढ़ाने का औपचारिक ऐलान करेंगे। बता दें, इससे पहले लागू योजना के तहत उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 तक एक मुश्त बकाया बिल का भुगतान करने पर लेट चार्जेस और सरचार्ज में 100% तक छूट देने का प्रावधान था, लेकिन बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की ओर से और समय देने की मांग पर सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होने के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बारिश के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं शीतलहर से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो डिब्रूगढ़ में राज्य विधानसभा के दूसरे परिसर की आधारशिला रखेंगे। 1 महीने के भीतर शाह की असम की यह दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले 29 दिसंबर को उन्होंने राज्य में कई सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत की थी। 30 जनवरी को वो असम विधानसभा के दूसरे परिसर की आधारशिला रखेंगे। चंडीगढ़ में आज पंजाब बीजेपी की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे, पार्टी संगठन की स्थिति और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने और प्रदेश में सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर मंथन किया जाएगा। मोहाली के फेज 2 में स्थित सरकारी स्कूल में एमएलए कुलवंत सिंह ने एडमिशन कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, जिससे न केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी बल्कि उनके पर्सनल खर्च भी कम होंगे। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा की सुविधाओं और पाठ्यक्रम को लेकर अभिभावकों को जानकारी दी। भारत के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार देर रात अचानक बंद हो गया। क्रिकेट फैंस को सर्च करने पर ना तो उनकी प्रोफाइल दिख रही है और ना ही डायरेक्ट लिंक के जरिए अकाउंट खुल पाया, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई। वह इस मामले में अब तक विराट कोहली और उनकी मैनेजमेंट टीम ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। हालांकि अकाउंट को जानबूझकर डीएक्टिवेट किया गया है या कोई तकनीकी कारण है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। भारतीय हॉकी के पूर्व कोच माइकल नोब्स का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें, भारत को कोचिंग देने वाले नोब्स एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। उन्होंने साल 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए कोचिंग की थी। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला। इस दौरान उन्होंने 76 मुकाबले खेले। उनके निधन से परिजनों में शोक की लहर है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 8 साल बाद 3 दिन के दौरे पर चाइना पहुंचे। इससे पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थेरेसा चीन पहुंची थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों और बयानों की वजह से यूरोपीय देश नए पार्टनर तलाश रहे हैं। ऐसे में चीन में उन्हें एक मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। चीन रवाना होने से पहले स्टारमर ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वेनेजुएला पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे वेनेजुएला के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका की प्रमुख तेल कंपनियां अब वेनेजुएला जाकर लगातार निवेश कर रही हैं, जिससे वेनेजुएला को भविष्य में अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। हमने हाल ही में वहां के राष्ट्रपति से बातचीत कर उन पर लगे हुए सभी वाणिज्यिक हवाई मार्गों को खोलने की जानकारी दी। साथ ही सेना के संबंधित अधिकारियों को इसे पूरा करने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं।